मौस। मौस का मतलब होता है, देखिए अगर नहीं आता है तो देखिए मैं इसको कॉन्सेप्टुअल एकदम बता रहा हूँ। देखिए मौस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी जानना? अपवर्तक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अपवर्तक की जरूरत पड़ेगी। तो अपवर्तक क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसके आपको समझाते हैं। देखिए पहले हम लोग जानेंगे अपवर्तक के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे समापवर्तक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? समापवर्तक के बारे में जानेंगे। समापवर्तक के बाद हम जानेंगे क्या होता है महत्तम समापवर्तक, या जिसको हम लोग बोलते हैं मौस। क्या बोलते हैं? मौस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तक को जानेंगे, क्योंकि जब तक आप अपवर्तक के बारे में नहीं जानेंगे भाई, वन बाय वन करके आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। अब आपका अपवर्तक क्या होता है? सबसे बड़ा चीज होता है कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक देखिए ये होता है कि कोई, इसकी परिभाषा होती है कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। तो मैंने एग्जांपल में ले लिया कोई भी संख्या, इसने बोला कोई भी संख्या, कोई भी संख्या बोला ना। अब कोई भी संख्या अगर मैं मान लेता हूं 4 में ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं? 4 लेता हूं। अब बताइए 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी? 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और स्वयं 4 से विभाजित होगी। तो परिभाषा क्या बोला? कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से ये क्या होती है? विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है। तो वे संख्याएं, ये तीनों संख्याएं इस संख्या की क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। तो 4 का अपवर्तक क्या होगा? 1 2 4। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब मैं अगर लिखूं 12 का अपवर्तक, तो परिभाषा में आपका क्या बोला कि कोई भी संख्या, उसने यही बोला ना, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से। तो 12 किससे विभाजित होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। तो कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या होती है? विभाजित होती है। तो वो संख्याएं, ये सभी जो होती हैं संख्याएं होती हैं उस संख्या की। किस संख्या की? जो संख्या की हम लोग लिखेंगे उस संख्या की सब क्या होती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? फिर से मैं बता देता हूं कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या होती है? वो विभाजित होती है। उस संख्या को इस संख्या की ये संख्या क्या कहलाती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब जैसे अगर मैं लिखूं 10 का अपवर्तक, तो 10 का अपवर्तक क्या होगा? बोलिएगा क्या होगा 10 का अपवर्तक? 1 और 2 और 5 और स्वयं 10। तो ये सभी जो होंगे आपके 10 का क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। और इन सब चीजों में आपने कुछ चीज जज किया क्या? इतने अपवर्तकों में आपको कुछ चीजें दिखी कि हर एक संख्या का, चाहे संख्या कोई भी हो, उसका एक और स्वयं जो संख्या थी वो खुद क्या थी? आपकी अपवर्तक थी। जैसे 12 का मैंने अपवर्तक लिखा, देखिए 1 और स्वयं 12, 1 और स्वयं 12, ये दोनों क्या है? आपकी अपवर्तक है। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं यहां से बोलूं 4 का, मैं अगर देखूं यहां से, तो देखिए 1 और स्वयं 4 है इसका अपवर्तक, 1 और स्वयं 4 है आपका अपवर्तक, ठीक है ना? तो ये समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं समापवर्तक। अपवर्तक के बारे में चित्र समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखिए समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक आपका समापवर्तक, सम होता है समाहित हो, अपवर्तक में जो क्या हो? समाहित हो। अब देखिए समापवर्तक का परिभाषा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक में
जो संख्याएं दोनों में होती हैं या सभी में होती हैं उसे क्या कहते हैं? समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैंने कहा समापवर्तक, जैसे मैं 12 का अपवर्तक लिखूंगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 6 12। ये समझ में आया क्या? और मैं अगर 8 का अपवर्तक लिखूं, किसका? 8 का अगर मैं अपवर्तक लिखूं तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अब जो समापवर्तक होता है उसको मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक में, किसमें? अपवर्तक में जो संख्याएं क्या होती हैं? सभी में होती हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं? उन संख्याओं का क्या कहलाती हैं? समापवर्तक कहलाती है। 2 या 2 से अधिक, अगर मैं यहाँ 3 लेता तब तीनों में, जैसे अगर मैं यहाँ पर 6 का अपवर्तक लिखूं, जैसे या फिर मैं 6 का अगर अपवर्तक लिखूं तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा? 6 होगा। यही होगा। अब देखिए, अब हम समापवर्तक निकालेंगे तो इन तीनों में जो संख्या कॉमन होगी, देखिए 1 तो तीनों में होगा, 2 तीनों में होगा। क्या ये 3 जो है तीनों में है? नहीं है। क्या ये 4 तीनों में है? इसमें 4 तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये समापवर्तक नहीं होगा। अगर तीनों में रहता तब क्या होता आपका? तब समापवर्तक होता। तो ये समझ में आया क्या? अब देखिए मैं यहां पर 2 का ही मैं लेता हूं तो 2 में जो आपका संख्या है समापवर्तक क्या थी आपका? समापवर्तक क्या आपका होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ये समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? तो अब समापवर्तक क्या होता है मैंने प्रयास अच्छी तरह समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बताया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक में, 12 का अपवर्तक ये, 8 का अपवर्तक ये, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक में जो संख्याएं सभी में क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। जैसे 2 का दिया है दोनों में कॉमन होंगी, अगर 4 का रहेगा तो चारों में क्या होगी? अगर कॉमन होगी तो वे संख्याएं उन सभी संख्याओं का क्या कहलाती हैं? समापवर्तक कहलाती हैं। अब जैसे यहां पर आप 3 को समापवर्तक नहीं कहेंगे क्योंकि 12 में ये 3 है लेकिन 8 में 3 नहीं है। 8 समापवर्तक नहीं होगा क्योंकि ये 8 में तो है लेकिन 12 में नहीं है। ये बात समझ में आया? तो ये समझ में आया आपका अपवर्तक, समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? अब देखिए महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। महत्तम का क्या मतलब होता है? बड़ा होता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तक में, 2 या 2 से अधिक ही संख्याओं में समापवर्तक होता है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तक में जो संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। जो संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। वही जो संख्या होती है क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? समापवर्तक कहलाती है। अब मौसा निकालने की जो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं। 12 और 8 का आप मौसा निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं? 12 का आप क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने का मैंने तरीका भी बताया था। कैसे गया था? इसको 2 का 2 से कटेगा, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 2 से करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? 3 से करेंगे। यही होगा। अब अगर हम 8 का करें तो क्या होगा? 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। अब अगर हम मौसा निकालें, क्या करते हैं? मौसा निकालें तो इनका मौसा क्या होगा? देखिए 2 दोनों में है, इसका गुणा करते हैं। ये 2 दोनों में है, इसका गुणा करेंगे। यही ना करेंगे? क्या ये इसमें है? क्या ये इसमें है? तो 2 दूना के 4 क्या मौसा आया क्या? और यहां पर भी महत्तम समापवर्तक क्या था? 4 था क्या? 12 और 8। ये समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए और आगे हम बढ़ते हैं। ये तो गुणनखंड विधि हो गई। अब भाग विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं?
जैसे आपका किसने का था, 12 का था, और किसका था आपका 8 का था। किसका था आपका 8 का था। ये कितनी बार में भाग जाएगा, 8 एक कम 8, आया कितना 4। अब ये जो था यहां पर जो आपका भाजक था वो किस में यहां पर बदल जाएगा, भाज में, इसमें आ जाएगा। वो क्या है आपका 8 है। ठीक है। और यही जो प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। तो 4 दूना के 0 हुआ क्या। और यही जो अंतिम आपका जो क्या है, भाजक है, अंतिम जो आपका क्या है, भाजक है। और यही क्या होगा आपका, क्या होगा, क्या होगा, समझ में आया अब आपको, क्लियर समझ में आ गया। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं।